हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी एनटीएससी की सैट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है एनर्जी का, वो आपने बताना है। पहला ऑप्शन है वॉट सेकेंड, दूसरा है किलो वॉट आर, तीसरा है वॉट एंड फोर्थ वन इज दी जूल। सो इन चारों ऑप्शन में से वॉट जो है दैट इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि वॉट जो है वो पावर की यूनिट होती है। ठीक है जी, बाकी सारी जो है वो एनर्जी के यूनिट्स हैं। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन विल बी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 जूल के, 100 जूल के, 36 जूल के, या 3.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल। सो राइट आंसर विल बी फोर्थ वन। जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल के इक्वल होता है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क सजेस्ट दैट अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क सजेस्ट दैट वर्क इज सेड टू बी, वर्क कैसे किया जा सकता है? तो या तो फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, आप एक फोर्स एक्ट कर दीजिए ऑब्जेक्ट पे, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्ले, या ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस्ड हो जाए, एनर्जी मस्ट बी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या बोथ 1 और 2। तो बेटा जी जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपने फोर्स भी उस पर अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, तो हम बोलेंगे कि वर्क किया गया है। ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन था, दूसरा भी बिल्कुल सही ऑप्शन था। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर, बोथ 1 और 2। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। फोर्थ क्वेश्चन इज, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg हैज काइनेटिक एनर्जी 1 जूल व्हेन इट्स स्पीड इज। अब आपको क्या गिवन है? आपको मास गिवन है 1 kg, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है किसी बॉडी का 1 जूल। आपने क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है जी, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी है? 1 जूल, विच इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है? वो भी 1 है, और v² हमें पता नहीं, वो हमने निकालना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये जो 2 है वो इधर चला जाएगा। सो 2 इज इक्वल टू v² एंड v इज इक्वल टू √2। सो जब आप √2 को सॉल्व करोगे यू गेट 1.4। सो राइट आंसर विल बी 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम 8 टाइम्स इफ। अब यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको बोला गया है 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं काइनेटिक एनर्जी का दोबारा से फॉर्मूला लिखती हूँ, दैट इज हाफ mv²। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो चुकी है 8 टाइम्स। ठीक है, चलिए अपने ऑप्शंस देखते हैं। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आपकी काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे जो है डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं ऑप्शंस। इट मास इज मेड 4 टाइम्स, अगर मास 4 टाइम्स हो जाएगा तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 4 टाइम्स होगी, 8 टाइम्स नहीं होगी, तो ये तो आंसर नहीं है। इट वेलोसिटी इज मेड 4 टाइम्स, अगर वेलोसिटी 4 टाइम हो गया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 16 टाइम, तो ये भी बिल्कुल आंसर नहीं है। नाउ बोथ मास एंड वेलोसिटी आर डबल, चेक कर लेते हैं। मास भी हो चुका है डबल यानी कि 2m, ठीक है, और वेलोसिटी भी हो चुकी है डबल यानी कि 2v²। ठीक है, हाफ आगे लगा देते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाफ एज सच दिस इज 2m, और यहाँ आ जाएगा 4v²। नाउ 2 4 8, ठीक है, और अंदर रह जाएगा हाफ mv², और ये किसका फॉर्मूला होता है? आपके काइनेटिक एनर्जी का। तो 8 टाइम्स आ चुकी है आपकी काइनेटिक एनर्जी, यानी राइट आंसर विल बी बोथ मास एंड वेलोसिटी आर डबल। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बॉडी जो है फ्री फॉल हो रहा है उसका, ठीक है, किसी हाइट से, तो कौन सी एनर्जी इसमें आएगी वो चेक करते हैं जरा। ओनली द पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ओनली द काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा वाइल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ना आपने कंसेप्ट समझना है, मैं एक बार आपको वो चीज़ समझा देती हूँ। सपोज करिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये आपका कोई हाइट है। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या हुआ है? आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे फेंक दिया है, यानी कि फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है जी, फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, आपने फेंका भी नहीं है, ड्रॉप किया है, आप ऐसे मान के चलो कि आपने ड्रॉप किया है। ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल का कंसेप्ट है ना, तो फ्री फॉल के कंसेप्ट में अगर
किसी ऑब्जेक्ट ने एक हाइट एक्वायर कर रखा है तो वहां पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मिनिमम, ठीक है जी। और यहाँ पे कनेटिक एनर्जी यानी हाइट पे आपकी कनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है मिनिमम, और ग्राउंड पे जो आपकी कनेटिक एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उसने बोला फ्री फॉल का कंसेप्ट है, एक हाइट से कोई बॉडी जो है नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगी, देखो कनेटिक एनर्जी यहाँ सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम थी, कनेटिक एनर्जी यहाँ मिनिमम थी। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी शुरू हो जाएगी डिक्रीज, और उसकी कनेटिक एनर्जी होनी शुरू हो जाएगी इंक्रीज। तो राइट आंसर आपका है ये फोर्थ वाला, कि कनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्क डन इज डिफाइंड एज। तो वर्क को आप कैसे डिफाइंड कर सकते हो, तो मैंने पहले ही बताया वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जरा चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मास। तो आपके पास आंसर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो राइट आंसर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फोर्स F is applied on a body and it moves with velocity v, then power will be। अब यहाँ पे देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स तो अप्लाइड हो रहा है बॉडी पे और वो मूव भी कर रहा है किसी वेलोसिटी से v से, तो आपने पावर का आंसर बताना है, पावर क्या होगी, यानी पावर आपने बतानी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जरा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है जी, डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट टी से, ठीक है, टाइम से। तो आपके पास आ जाएगा W बाई टी इज इक्वल टू F इंटू एस बाई टी। W बाई टी क्या होता है बेटा जी, पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फोर्स ऐसे ही रख लेते हैं S अपॉन टी। अब ये जो S अपॉन टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है जी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो P इज इक्वल टू F इंटू वी आ गया। सो F इंटू वी हमारा फर्स्ट आंसर था, तो फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू, द न्यू मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्वाइस हो चुकी है इनिशियल वैल्यू की, तो मैं लेट कर लेती हूँ सबसे पहले कि लेट कर लेते हैं हम द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E1, ठीक है। तो अब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपने बोला हुआ है कि ट्वाइस है इनिशियल के, यानी कि 2 टाइम्स है E1 के, ठीक है। अब आपने मोमेंटम बताना है, उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है p² अपॉन 2m इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी। तो यहाँ पे ना आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब कैसे करोगे, E1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ E1 विच इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या थी आपकी, E1 की वैल्यू हो जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है E1 से, तो यहाँ हो जाएगा p1² अपॉन 2m अपॉन ये जो आपका न्यू काइनेटिक एनर्जी था इसका हो जाएगा p2² अपॉन 2m, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। हमने कुछ भी नहीं किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E1 ले ली है, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी थी वो ले ली 2 टाइम्स ऑफ E1, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ट्वाइस है इट्स इनिशियल वैल्यू। आपने न्यू मोमेंटम निकालना था तो मैंने दोनों की रेशियोज निकाल दी, E1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ E1 विच इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या थी वो हमने यहाँ लिखी हुई है, तो p1² अपॉन 2m अपॉन E2 की क्या होगी, यानी कि इसकी क्या होगी, दैट इज p2² अपॉन 2m। नाउ 2m से 2m कैंसिल करिए, यू गेट E1 अपॉन 2E1 इज इक्वल टू p1² अपॉन p2²। ना E1 से E1 हम कैंसिल कर देते हैं, सो 1/2 इज इक्वल टू p1² अपॉन p2²। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, स्क्वायर हटा दीजिए। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट्स, ठीक है। 1/2 दिस इज p1 अपॉन p2। तो आपको न्यू मोमेंटम निकालना था, तो p2 आ जाएगा, टेक अ क्रिस क्रॉस, दैट इज √2 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ देखिए p2 ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ वर्क डन इज, ठीक है। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का जो
फॉर्मूला होता है, दैट इज दैट ऐसा यूनिट होता है मीटर. सो न्यूटन मीटर जो है एक यूनिट बन चुका है, तो न्यूटन मीटर जो है आंसर में है. लेकिन वर्क का एक और फॉर्मूला भी होता है, दैट इज जूल. सो राइट ऑप्शन विल बी बोथ 1 एंड 2. चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नेक्स्ट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इज 30 जूल. आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है एक बॉडी की, मूविंग बॉडी की, दैट इज 30 जूल. स्पीड आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इफ इट स्पीड बिकम, ये दूसरा केस है, ये केस 1 ले लेते हैं. ठीक है, और केस 2 में आपको गिवन कर रखा है कि अगर स्पीड जो है उस बॉडी की 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी आपने बताना है कि कितना होगा. ठीक है जी, तो चलिए जरा सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही लिखते हैं. काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv². नाउ अब मुझे मास तो पता नहीं है, तो मैं यहाँ से पहले मास ही निकालूंगी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 30, हाफ एज सच. मास कितना है पता नहीं हमें, वो हमने निकालना है. और वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर. नाउ ये 2 इधर ले जाइए, 30 इंटू 2, और ये जो 10 है नीचे डिवाइड हो जाएगा, 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू m. 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, दिस इज, सो m आ चुका है 3/5. ठीक है, 3/5 kg. अब आप क्या करो, इसको उठा के यहाँ डलवा देते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². हाफ एज सच m की वैल्यू अभी आपने निकाली है, दैट इज 3/5, और v कितना है 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30. नाउ हम कट कर देते हैं, दिस इज 6, और इसे भी कट कर दीजिए 3. सो 3 3 9 एंड 9 30 270. ठीक है, तो 270 जूल इज द राइट आंसर. तो फोर्थ वन भी राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नो वर्क इज डन, यानी वर्क नहीं होगा अगर अ नेल इज प्लग्ड इनटू अ वुडन बोर्ड, a box is pushed along a horizontal floor, there is a no component of force parallel to the direction of motion and there is no component of force normal to the direction of motion. तो नो वर्क का जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि या तो डिस्प्लेसमेंट ना हो. ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एक और कंडीशन होती है, अगर फोर्स मतलब अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी कि इस तरह से आपका फोर्सेस एक्ट कर रही हो, तब भी क्या होता है, वर्क 0 होता है. ठीक है, तो देयर इज नो कंपोनेंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो राइट आंसर विल बी दिस. बाकी सब में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है. ठीक है जी, चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं. 13th क्वेश्चन है, अब वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी. तो वर्क डन जो है फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव या बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नन ऑफ दिस. तो वर्क जो है बेटा जी अगर सेम डायरेक्शन में किया जाए, यानी कि फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है. लेकिन अगर फोर्स आपकी राइट साइड है और डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट साइड में हो रखा है, तो उस टाइम पे जो वर्क है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. चलिए जरा नेक्स्ट. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन. अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी. ठीक है, उसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं. ठीक है, अब आपसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का मिनिमम कब होगा. तो यू आर स्टैंडिंग, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, या यू लाई डाउन द ग्राउंड. तो बेटा जी जब आप बैठे हो या खड़े हो चेयर पे, मतलब आप खड़े हो या बैठे हो चेयर पे या बैठे हो आप ग्राउंड पे, तो क्या होगा उस टाइम पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्टोर्ड फॉर्म में होगी. ठीक है, लेकिन अगर आप लाई डाउन कर रहे हो ग्राउंड पे, मैंने अभी पहले भी एक केस समझाया था कि हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम. तो जैसे जैसे आपका बॉडी फ्री फॉल करेगा और वो नीचे आएगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और एट द एंड आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो राइट आंसर विल बी यू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड. तो उस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी. चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इंडिकेट्स दैट. नेगेटिव वैल्यू वर्क डन, तो अभी मैंने बताया था वर्क डन नेगेटिव कब होता है, या तो फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दोनों के दोनों क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. चलो जरा ऑप्शंस देखते हैं. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन दी सेम डायरेक्शन, तो ये नहीं है. मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, नहीं. डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो राइट आंसर विल बी थर्ड वन. चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे. वर्क डन इज 0 व्हेन. अब वर्क डन 0 कब होता है, तो मैंने ये चीज पहले ही बता दी थी कि वर्क डन 0 कब होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा, या फिर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा होगा तब 0 होगा. चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शंस. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये बिल्कुल भी नहीं है. फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी नहीं है. फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो राइट आंसर विल बी दी थर्ड वन. तो इस टाइम पे वर्क क्या होगा, 0 होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड टू अ सर्टेन हाइट इट पोजेस. अब यहाँ देखो जरा, एक स्टोन को आपने ना ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो है फेंका है, तो ये रहा आपका ग्राउंड, ठीक है, और आपने यहाँ कहीं पे मतलब स्टोन को जो है ऊपर फेंका है, तो उसने कोई ना कोई हाइट भी अटेंड की होगी. तो जब उसने कोई हाइट अटेंड किया तो उस टाइम पे कौन आएगा, उस टाइम पे आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. सो राइट आंसर विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इफ अ स्टोन ऑफ मास m, ठीक है, आपको स्टोन का मास दे रखा है m, फॉल्स अ वर्टिकली डिस्टेंस d, ठीक है, वो गिर रहा है नीचे और वर्टिकल डिस्टेंस आपको डी दे रखा है, दी डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज mgh. तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है वो डाल देते हैं. मास ऑफ द स्टोन सेम है तो यानी m, ग्रेविटी का कंसेप्ट लग रहा है तो g ही रहेगा, h जो है वो है आपका डिस्टेंस, यानी यहाँ पे आपको d दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mgd. सो राइट आंसर विल बी थर्ड वन. चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. अ बॉडी एट रेस्ट कैन हैव स्पीड, एनर्जी, मोमेंटम एंड वेलोसिटी. तो बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो ना ही स्पीड होगी, ना ही मोमेंटम होगा, ना ही वेलोसिटी होंगे, ठीक है. ये सारी चीजें मोशन से रिलेट करती हैं. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस टाइम पे उसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है. तो राइट आंसर विल बी दी सेकेंड वन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. तो आपको मास गिवन है ऑब्जेक्ट का 2 kg और आपको वेलोसिटी भी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड. आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, ओके जी, वेलोसिटी 5 थी तो वेलोसिटी हो चुकी है डबल, यानी हो चुकी है 10 मीटर पर सेकेंड. अब आपने निकालनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी. तो अब हम वेलोसिटी ये नहीं लेंगे, हम वेलोसिटी लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड की. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. हाफ एज सच m कितना था, 2 था, और दैट इज v कितना है आपका, दैट इज 10 इंटू 10, ठीक है. ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, यू गेट 100 जूल. सो राइट आंसर विल बी दी 100 जूल, ठीक है जी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है. जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज. तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जब भी दोनों एनर्जीज इकट्ठी आएंगी तो हमेशा उसको कहा जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है. ये मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट होता है, ठीक है. अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसी सेम अमाउंट से क्या होगी, डिक्रीज होगी. अगर ये 10 जूल से इंक्रीज हो रही है तो ये 10 जूल से ही क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो इन दोनों का अगर आप सम करोगे ना, 10 जूल प्लस माइनस ऑफ 10 जूल, माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, ठीक है. तो 10 माइनस 10, आंसर विल बी 0. सो राइट आंसर विल बी 0. द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज बी 0. चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट इज गिवन एज. सो पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की हाइट पे, तो मैंने बताया था हाइट पे मैक्सिमम होती है और वहां पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh. सो राइट आंसर विल बी mgh, ठीक है जी. चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. सन इज सेट टू बी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो सोलर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू. अब देखो जी, जो एनर्जीज होती हैं वो हमेशा जो है ट्रांसफर होती हैं, ठीक है जी. तो यहाँ पे लिखा गया है कि सोलर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, कौन किस किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो सकती है. सो केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हीट एनर्जी इन ड्राइंग फूड ग्रेन्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सोलर सेल, या ऑल ऑफ दिस. तो बेटा जी जो आपकी सन है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो वो ट्रांसफॉर्म्ड होगा इन सभी में, यानी कि केमिकल एनर्जी भी होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और हीट एनर्जी भी होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगा इन सोलर सेल्स, ठीक है. तो राइट आंसर विल बी दी ऑल ऑफ दिस. आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ आई होगी. अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू.